ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 611। तलवार हाथ में होने पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एल्डर कांग, ज़ेरास ने पूछा जब वह और कंजी भूमिगत में और आगे बढ़ रहे थे। जियांग वुशुंग कौन था? जियांग वुशुंग एक तलवार सम्राट जिसने अन्य ब्रह्मांडों के योग्य सेनानियों को चुनौती देने के लिए अपना ब्रह्मांड छोड़ दिया था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह अपनी साधना के अगले स्तर को पार नहीं कर सका। एल्डर कांग ने ज़ेरास और कंजी को भूमिगत में और आगे ले जाते हुए कहा। जियांग वुशुंग के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि भले ही वह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही गर्वित विशेषज्ञ था, लेकिन विभिन्न ब्रह्मांडों के अन्य विशेषज्ञ उसकी तलवार के एक ही वार से नष्ट हो गए, जिससे उसे यह उपाधि मिली, तलवार हाथ में होने पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसके नाम जियांग और वुशुंग का अर्थ तलवार सम्राट था, और जल्द ही वह विभिन्न लोगों का बेताज तलवार सम्राट बन गया। सालों बीत गए और जल्द ही वह एक घमंडी विशेषज्ञ बन गया, ये दावा करते हुए कि जो कोई भी उसे हरा सकता है उसे उसकी तलवार ब्लेड ऑफ तियानकू दी जाएगी। एल्डर कांग ने बताया जब वे आखिरकार सीढ़ियों की उड़ान के अंत में पहुंचे, जो वास्तव में एक मृतंत के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन एल्डर कांग दीवार के सामने पहुंचते ही आगे बढ़ते रहे, अपनी उंगली से खून निकाला, जिसका इस्तेमाल उन्होंने दीवार पर एक विशेष रून बनाने के लिए किया। जादू की तरह लाल खून एक हरे रंग की रोशनी के साथ चमक उठा और तुरंत यह उनके लिए खुल गया। कमरे के अंदर एक बड़ा आयताकार पूल था, जिसे ऐसा कहा जा सकता था अगर इस तथ्य के लिए नहीं कि इसमें पानी नहीं था, और सीढ़ियों की एक उड़ान लगभग 5 मीटर नीचे पूल की गहराई तक जाती थी। पूल के बीच में लगभग 2 मीटर ऊंचा एक बेलनाकार पत्थर का स्मारक था, और इस पत्थर के स्मारक के ऊपर धीरे से लटका हुआ था। हजारों सालों तक लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो जियांग वुशुंग की तलवार की विनाशकारी शक्ति से मेल खा सके, जब तक कि एक दिन एक आदमी उसके पास 100 साल पहले नहीं आया। एल्डर कांग ने कहा जब उसने अपने जूते उतारे और नंगे पैर सीढ़ियों से नीचे चला गया। जियांग वुशुंग ने गर्व में उस आदमी को अपना हथियार निकालने का आदेश दिया। जैसे ही उसने अपना तियानकू निकाला और क्षेत्रों के विभिन्न विशेषज्ञों को चौंका दिया, वह आदमी नीचे झुका और जियांग वुशुंग की ओर इशारा करने से पहले अपने पैरों के पास एक पत्ती का डंठल हटा दिया। उसने दावा किया कि वह जियांग वुशुंग को एक पत्ती के डंठल से हरा देगा। हा 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 हा। एल्डर कांग ने जोर से हंसते हुए कहा जब ज़ेरस नंगे पैर उसके पीछे चल रहा था, जबकि कंजी उतरती सीढ़ियों की उड़ान के शीर्ष पर रहा। तो क्या उसने जियांग वुशुंग को केवल एक पत्ती के डंठल से हराया? ज़ेरस ने एल्डर कांग के पीछे चलते हुए पूछा, और भले ही वह चुप था, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसे ध्यान से सुन रहा था। जियांग वुशुंग को अन्य सभी राजाओं के सामने इस तरह के आरोप से दुख हुआ, और गुस्से में उसने अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला किया, उस आदमी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने हमले में सब कुछ झोंक दिया। एल्डर कांग ने कहा, जबकि ज़ेरस का दिल उसकी छाती के भीतर कांप रहा था। एक ऐसा हमला जो वर्तमान, अतीत और भविष्य में जीवन को नष्ट कर सकता है। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही हथियार ऐसा कर सकता है, और वह ये तलवार है जिसके सामने तुम खड़े हो। एल्डर कांग ने कहा, जैसे ही वह ज़ेरस और तलवार के बीच कुछ भी नहीं छोड़ते हुए एक तरफ खिसक गया। लेकिन तलवार का दावा करने के लिए तुरंत आगे बढ़ने के बजाय ज़ेरस जहां खड़ा था वहां से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। वह इसके बजाय एल्डर कांग की ओर मुड़ा। विक्षिप्त आदमी और जियांग वुशुंग के बीच लड़ाई का नतीजा क्या था? उसने एक बार फिर वही सवाल पूछा जो एल्डर कांग ने पहले शानदार ढंग से बुना था। जियांग वुशुंग ने अपनी शक्तिशाली तियानकू तलवार से वार किया, और उस आदमी ने पत्तों के डंठल से वार किया। हमलों ने एक दूसरे को रद्द करने से पहले कुल 10 आयामी शून्यों को चीर दिया, और जियांग वुशुंग ने अपना दाहिना हाथ खो दिया। एल्डर कांग ने कहा जबकि ज़ेरस सदमे में जड़वत खड़ा था, उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया। उसने एक ऐसे हमले को रद्द कर दिया जो भविष्य, वर्तमान और अतीत को चीर सकता था, और यहाँ तक कि जियांग वुशुंग के दाहिने हाथ को केवल डंठल के एक दाने से चुराने में कामयाब रहा। क्या ये संभव है? ज़ेरस ने पूछा, जबकि एल्डर कांग ने अपना सिर हिलाया। जियांग वुशुंग ने अपनी तलवार वाली भुजा खो दी, और क्रोधित होने के बजाय उसने मुस्कुराया और उस आदमी को अपनी तलवार दे दी, जैसा कि वादा किया गया था। लेकिन वह आदमी बहुत घमंडी था, और उसने तलवार फेंकने से पहले आयाम में एक छेद कर दिया और कहा कि उसे तलवार की कोई ज़रूरत नहीं थी। सच में उसे वास्तव में इसकी ज़रूरत नहीं थी, है न? एल्डर कांग ने ज़ेरास से पूछा, जिसकी आंखों में झुर्रियां थीं क्योंकि उसने खुद को रहस्यमय विशेषज्ञ के जूते में रख दिया था। अगर उसके पास इतनी शक्ति भी होती कि वह एक पत्ते के डंठल को आसानी से उस तलवार पर वश में कर सकता जो समय के सभी पहलुओं को काट सकती थी, तो वह अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी की तलवार क्यों लेता? हो सकता है कि वह उसे ले लेता, लेकिन उसे निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता नहीं थी। उस आदमी ने जियांग वुशुंग से एक शब्द कहा जिसने उसे अंततः अपनी साधना में आगे बढ़ने में मदद की, कुछ ऐसा जो वह हमेशा करने की कोशिश करता था, सबसे पहले इतना प्रसिद्ध होने का उसका उद्देश्य।
उसने क्या कहा? जेरस ने पूछा। जब एल्दकान की आंखें जेरस को गहराई से देख रही थीं, उसके होंठ हिलने से पहले फिर भी कोई आवाज़ नहीं निकली, लेकिन जेरस उसके शब्दों को सुन सकता था। उसने कहा, शक्ति तलवार में नहीं होती है जिसे पकड़ा जाता है, बल्कि देखने वाले के दिल में होती है। लेकिन इरादे के दिल में अंकित होने से पहले तलवार की आवश्यकता होती है, एल्दकांग ने कहा। जब जेरस ने खालीपन से दूर तक देखा, वह तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। फिर भी इसने एक ऐसा एहसास भी पैदा किया जैसे कि वह इसके बारे में एक भी बात नहीं समझ पाया। उस दिन जियान वुशुंग उस आदमी के बोलने के बाद साधना के अगले स्तर पर चढ़ गया। मुझे एक खतरनाक मिशन पर तलवार मिली, लेकिन इसे चलाना मेरी नियति नहीं थी। इसलिए मैंने अपने जीवन में एक और मिशन रखने का फैसला किया, और वह है इसे सही व्यक्ति के लिए रखना। ऐसा व्यक्ति जिसके पास मुझसे ज्यादा क्षमता हो। वह व्यक्ति आप हैं। अध्याय 612 तियानक की तलवार विरासत में मिलना। मैं इसका हकदार नहीं हूँ, जेरस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा और तलवार से दूर हट गया। यह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की तलवार है जिसने अपना पूरा जीवन तलवार के रास्ते पर बिताया है। मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे अपनी कला का अभ्यास करने के लिए एक हथियार की आवश्यकता है। मैं किसी भी तलवार से ठीक रहूंगा। इसे किसी और के लिए रख लो जो इसके अधिक योग्य है। अधिक योग्य, जेरस ने कहा। जब एल्दकांग मुस्कुराए और जेरस के सामने खड़े होने से पहले स्टैंड से तलवार उठाते हुए आगे बढ़े। तो अब उस योग्य व्यक्ति को खोजने की तुम्हारी बारी है, और ऐसा करने से पहले ये तुम्हारा होगा, एल्दकांग ने कहा। जब जेरस एक घुटने पर बैठा और म्यान में रखी तलवार को अपनी मुट्ठी में ले लिया। मैं इसका सही उत्तराधिकारी ढूंढूंगा, मैं वादा करता हूँ, उसने कहा और उठकर तलवार को अपनी कमर के पास म्यान में रख लिया। अब जब ये तय हो गया है तो चलिए चलते हैं, एल्दकांग ने कहा। जब वे उस जगह से चले गए और गुफा के बाहर दिखाई दिए, जाने से पहले क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूँ? जेरस ने अचानक कहा, जबकि एल्दकांग ने सिर हिलाया। आगे बढ़ो। जियांग वुशुंग को हराने वाले विशेषज्ञ का नाम क्या है? जेरस ने जिज्ञासा से पूछा। उसे नामहीन कहा जाता है, एल्दकांग ने उत्तर दिया। जेरस की भौहें आश्चर्य से उठीं, लेकिन उसने कंजी के पीछे जाने से पहले सिर हिलाया। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी तरह से निकल पाता, उसने अपनी नज़र पीछे घुमाई और उसके चेहरे पर अविश्वास के साथ उसने पाया कि जंग लगी पुरानी शराबखाना अब गायब हो गई थी। कंजी, क्या तुम ये देख रहे हो? जेरस मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा, क्योंकि कंजी रुक गया और उसे एक भौं उठाकर देखा। क्या देखा, मालिक? उसने पूछा, जबकि वह उस दिशा में देख रहा था जहां शराबखाना था और उसकी आंखों में कोई अंतर नहीं दिखा। मधुशाला, क्या तुम नहीं देख सकते कि यह अब वहां नहीं है? जेरास ने पूछा। कंजी ने जेरास की ओर देखने से पहले अपने सिर के पीछे खुजलाया। कौन सी मधुशाला, मालिक? उसने पूछा। जेरास ने उसे मूक भाव से देखा। वह मधुशाला जहां हमें ये तलवार दी गई थी, जहां हम एल्दकांग से मिले थे, जेरास ने दोहराया, जबकि कंजी अभी भी उसी मूक भाव से उसे देख रहा था। एल्दकांग कौन है? उसने पूछा। जेरास ने उसे आश्चर्य से देखा। फिर वह अपने कंधे की ओर मुड़ा, फ्लफी को देखने के लिए जो पूरे समय वहां था, लेकिन फ्लफी भी उसे एक अजीब भाव से देख रहा था, जैसे कि सोच रहा हो कि उसने कब पीना शुरू कर दिया। एक बार फिर उसने अपने पीछे देखा। मधुशाला हवा में गायब हो गई थी। उसकी जगह ऊंचे पेड़ और घास थे, इससे पहले कि वह अपना सिर हिलाए। इसे भूल जाओ, उसने कंजी से कहा, जिसने उसे अजीब तरह से देखा। फिर उसने कंधे उचकाए और उसके पीछे नीचे चला गया। तलवार की समस्या का आसानी से समाधान होने के बाद जेरास सीधे शैडो ऑपरेशन वैली की ओर बढ़ गया और उन 2 गार्डों से बैज वापस ले लिया जिन्होंने उसके लिए प्रार्थना की थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भाग्य कल की तरह ही अच्छा रहेगा, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन जेरास ने उबाऊ ढंग से कंधे उचका दिए, इससे पहले कि वह अंधेरे गेट में चला जाए, और जल्द ही वह पूरी तरह से उसमें गायब हो गया। 2 आंतरिक संप्रदाय के गार्ड भयावह रूप से हंसे, इस बार ये शर्त लगाते हुए कि जेरास कितने शरीर के अंग खो देगा। टेलीपोर्टेशन पिछले दिन की तरह ही तेज था। जैसे ही जेरास ने अपनी आंखें खोली और खुद को सुनसान दरार में खड़ा पाया, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ लोग थे, कुल 3 शैतानी आकृतियां जो वर्तमान में उसे घूर रही थीं, और एक अजीब तरह का सन्नाटा उस क्षेत्र को घेर रहा था क्योंकि मनुष्य और शैतान एक दूसरे को देख रहे थे। अगले ही पल जेरास भयानक गति से आगे बढ़ा, उसका हाथ तलवार की मूठ को पकड़ रहा था, और फिर तलवार की रोशनी हवा में भयानक गति से चमकी। जब जेरास तीनों आकृतियों के पीछे बैठा, फिर तलवार को एक तरफ फेंका और धीरे से उसे म्यान में वापस रख दिया। खटखटाहट, तुरंत उसकी तलवार पूरी तरह से म्यान में घुस गई और शैतानों के कुल 3 सिर लुढ़क गए, कुछ बार जमीन पर उछले, इससे पहले कि उनके 3 शरीर जमीन पर गिर गए। मेरी विस्फोटक शक्ति अब एक दूसरे स्तर पर है। ऐसा लगता है कि मैं एक ही शॉट में अपनी सारी शक्ति तुरंत छोड़ सकता हूं, और मेरा शरीर भी तात्कालिक बल को आसानी से झेल सकता है, जेरास ने अपने हाथों को देखते हुए खुद से कहा।
अपने पिछले चरम पर भी वह इतनी तात्कालिक गति से विस्फोट नहीं कर सकता था और उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता था, इससे पहले कि वह धीरे धीरे अपनी पूरी शक्ति के साथ विस्फोट कर सके। इस तरह की तात्कालिक ऊर्जा की रिहाई से उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होता था और यही कारण था कि वह धीरे धीरे अपनी सारी ऊर्जा को छोड़ना पसंद करता था। लेकिन अब वह अपनी ऊर्जा को तुरंत छोड़ सकता था और अपनी ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर तुरंत रोक भी सकता था, लगभग एक पूर्ण प्रतिवर्त की तरह। धीरे धीरे जमीन पर दरार से बाहर निकलते हुए जेरास सांप की तरह फिसल गया, लेकिन फ्लफी जो जेरास के कंधे पर बैठा था, जब उसने शैतानों की भुजा देखी तो उसके जबड़े जमीन पर गिर गए और उसने धीरे धीरे अपना एक पंजा उठाया और अपना मुंह ढक लिया। देखो फ्लफी, यहाँ बहुत खतरनाक है और तुम्हें मुझसे 1 मीटर से ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं होगी, जेरस ने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि फ्लफी लगातार सिर हिला रहा था। जेरस जल्दी से उस पहाड़ के पास पहुंच गया जिसे उसने बनाया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई शैतान उसे न देख ले। उसने जगह को स्पष्ट रूप से गोल किया और फिर वह जल्दी से उसमें घुस गया। पहुंचते ही वह सीधा बैठ गया और तुरंत उसने 9 सितारा श्वास तकनीक सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। तकनीक का अभ्यास करने के 7 घंटे बाद जेरस अपने टेलीपोर्टेशन कार्ड के साथ संप्रदाय के मैदान में वापस लौट आता, फिर अपने पहाड़ की चोटी पर वापस जाता और अपनी 9 सितारा आधिपत्य कला की खेती करता। सुबह होते ही वह तुरंत शैडो ऑपरेशन वैली की ओर चल पड़ता, अपनी 9 सितारा श्वास तकनीक का अभ्यास करने के लिए और 7 घंटे अंदर बिताता, फिर अपनी चोटी पर वापस जाता और 9 एस्ट्रल मूर्ति की खेती करता और अपनी 9 सितारा मैनुअल की खेती करता। साधना का यह अंतहीन चक्र बिना किसी चूक के हर दिन चलता रहा और जेरास ने अपनी साधना के प्रति अपने अचूक अनुशासन और कड़ी मेहनत से और साथ ही शैडो ऑपरेशन वैली में प्रवेश करने की अपनी बहादुरी से बिना किसी घाव के वापस आए, बहुत जल्दी ही अपने प्रति काफी ध्यान आकर्षित कर लिया। समय तेजी से बीतता गया। अध्याय 613, 1 साल बाद। फ्लैप फ्लैप फ्लैप, उसकी सुनहरी रंग की हावड़ी हवा में लहरा रही थी, उसके लंबे चांदी जैसे सफेद बालों के साथ एकदम तालमेल में जो उसके पीछे धीरे से उड़ रहे थे। उसका बायां हाथ उसकी कमर से लटकी सुनहरी रंग की तलवार पर रखा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह अंधेरी रात के आसमान में तारों को देख रहा था। उस जगह मौजूद सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर खड़े होकर उसके नीचे कोई भी सैकड़ों हजारों शैतानों को अपनी क्रोधित निगाहें उस पर डालते हुए देख सकता था। उनमें से विशाल टाइटन्स जमीन पर खड़े थे और उड़ने वाले पूरे हवाई क्षेत्र को कवर कर रहे थे। हर दूरी से घिरा हुआ और अवरुद्ध, यही वह शब्द था जो उस युवक का वर्णन कर सकता था। फिर भी कोई भी हवा में मौजूद अजीब ठहराव को नोटिस कर सकता था। भले ही शैतानों की संख्या सैकड़ों हजारों तक पहुंच गई थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाया, केवल अपने नुकीले दांत दिखाते हुए। युवक की स्पष्ट आकाशीय नीली आंखें सितारों को देख रही थीं, मानो उनकी हरकतों में अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। सन्नाटा राज कर रहा था, इससे पहले कि वह सितारों से अपनी नज़र हटाकर अपने अनगिनत विरोधियों की ओर मुड़ता। मेरे भाग्य के बारे में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं जानता, लेकिन सितारों को देखना मुझे वास्तव में सपने देखने पर मजबूर कर देता है, युवक ने फुसफुसाते हुए कहा, एक नवजात शिशु की तरह आनंदित मुस्कान। अगले ही पल खटखटाहट, तलवार के म्यान से 1 इंच बाहर निकलने की आवाज गूंजी और फिर गर्जना 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 गर्जना। नीचे टाइटन्स की दहाड़ें गूंज उठीं, जैसे हजारों ब्लेड हवा में भयानक गति से फट रहे थे। पहाड़ की चोटी पर जगह बिखर गई और पहाड़ खुद हमले से धूल में मिल गया। फिर भी शब्द युद्ध के मैदान की सबसे दूर की दूरी को चीरते हुए प्रेमी की फुसफुसाहट की तरह शांत और ड्रैगन की दहाड़ की तरह जोरदार थे। स्टार ब्रीदिंग आर्ट, फर्स्ट फॉर्म, मेलोडी ऑफ स्वीट मॉर्निंग ड्रीम्स। तुरंत वह आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर देखा जा सकता था, तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा था और फिर तलवार ने अपने म्यान को छोड़ दिया, स्वर्ग को चुनौती देने वाली गति से नीचे की ओर वार किया। जबकि कोई विनाशकारी विस्फोट की बहुत तेज आवाज की उम्मीद कर सकता है, जो वास्तव में सुनाई दे रहा था वह पक्षियों की चहचहाहट, बड़बड़ाते हुए झरनों की कोमल बहती आवाज और उसके नीचे सभी शैतानी प्राणियों पर छिड़की गई तारों की रोशनी थी। उन सभी ने बिल्कुल भी विरोध करने की कोशिश नहीं की और बस तलवार की रोशनी को चकित होकर देखते रहे क्योंकि यह उन पर बरस रही थी। ये सुंदरता का सबसे उत्तम, खगोलीय घटना का सबसे सुंदर दृश्य था। फिर भी तारों की रोशनी के स्पर्श के बाद वे सभी धूल में बदल गए क्योंकि जमीन पर लगभग 100 मीटर का दायरा शैतानी जीवों से तुरंत साफ हो गया, जो सभी पतली हवा में गायब हो गए। घातक फिर भी सुंदर, पहले स्तर का अवतार, युवक ने फुसफुसाया। अगले ही पल बचे हुए दैत्य की चीख सुनाई दी और वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके शब्दों पर एक चांदी जैसी सफेद आभा छा गई। अपने सामने सेना के सामने पहुंचते ही उसकी तलवार के चारों ओर की चांदी जैसी आभा चांदी के विशाल समुद्र में बदल गई और फिर उसने आगे की ओर वार करने से पहले फुसफुसाया। स्टार ब्रीदिंग आर्ट, सेकंड फॉर्म, टेम्पेस्ट ऑफ स्टार स्टॉर्म। बूम, एक विनाशकारी विस्फोट जिसने एक विशाल मशरूम को आकाश में छोड़ा। उसकी गूंज तब सुनाई दी जब उसने अपनी तलवार को तेजी से आगे की ओर वार किया।
चांदी जैसे समुद्र की मृग तृष्णा उसके चारों ओर शैतानों की सेना के बीच से गुजरी और उन्हें बुरी तरह चीरती हुई, जैसे एक शक्तिशाली समुद्री तूफान नाव को डुबो रहा हो। अपनी झुकी हुई स्थिति से उठते हुए उसके दोनों हाथों ने ब्लेड को पकड़ लिया। चांदी की ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ आकाश में फट गया और फिर उसने एक बार फिर नीचे वार किया। स्टार ब्रीदिंग आर्ट, थर्ड फॉर्म, स्प्रिंकलिंग स्टारडस्ट का स्तंभ। तुरंत तलवार में गहराई तक फैला हुआ स्तंभ अचानक हवा में फट गया। आकाश में सुनहरा सितारा धूल छिड़का, क्योंकि आकाश में लटके सभी उड़ने वाले शैतानी जीव सभी ने तारों की रोशनी से बचने की कोशिश की, लेकिन वे एक दयनीय विफलता के साथ मिले, क्योंकि सितारों की रोशनी बारिश की तरह हर जगह छिड़की गई और वे सभी राख के अलावा कुछ भी नहीं रह गए। धरती भूकंप की तरह कांप उठी, जैसे विशालकाय आकृतियां दूर से अपने डंडों से लैस होकर चली आ रही थीं और तेजी से युवक को चारों तरफ से घेर रही थीं, और अपने नुकीले डंडों से वे सभी उस आदमी की तरफ टूट पड़े जिसके नीचे की जमीन फटकर राख हो गई थी। उजाड़ सितारा रिंग खोलो। तुरंत हवा में एक विशाल सितारा रिंग दिखाई दी जो फूट रही थी और युवक की आंखों में 2 सितारे दिखाई दिए। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जो क्लब के हमले उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे अचानक उसकी ओर रेंगने लगे और उसने अपना सिर ऊपर उठाए बिना 9 सितारा मुट्ठी कला, दूसरा सितारा स्तर, एक क्रोधित देवता की मुट्ठी। तुरंत हजारों रूनिक रेखाओं ने सांपों की तरह उसकी मुट्ठी को ढक लिया और फिर उसने एक मुट्ठी आसमान में छोड़ी। एक शांत तालाब पर पानी की एक बूंद की तरह उसकी मुट्ठी के ऊपर का स्थान धीरे धीरे बाहर की ओर लहराया। फिर भी जब वे उसकी ओर झपटने वाले क्लबों से मिले तो ऊर्जा की एक विनाशकारी लहर इतनी शक्ति के साथ फूटी कि पूरी दुनिया कांप उठी। अंतरिक्ष लाखों टुकड़ों में फट गया और फिर बूम, एक एकल मौन विस्फोट जिसने विशाल टाइटन के ऊपरी शरीर को बस गायब कर दिया, मानो अचानक ब्रह्मांड से दूर हो गया हो। बैंग बैंग बैंग, उनके शरीर के बचे हुए हिस्से बेजान होकर जमीन पर गिर गए। भारी मात्रा में काला खून बह रहा था। जैसे ही युवक धीरे धीरे ऊपर की ओर तैर रहा था, उसकी विशाल अंगूठी अब 2 रंगों से बनी हुई उसके पीछे घूम रही थी। अपनी नजरें घुमाकर अपने बचे हुए विरोधियों की ओर देखते हुए उसने देखा कि वे सब उस आयामी दरार में वापस जाने लगे जो दूर मौजूद थी, वो महल जहां से वे सब आए थे। और 1 मिनट से भी कम समय में पूरा स्थान कब्रिस्तानों की तरह शांत हो गया, क्योंकि युवक दूर के तारों की रोशनी को एक बार फिर देखते हुए ऊपर की ओर तैर रहा था। तारों, अपनी आग को छिपाओ, प्रकाश को मेरी काली और गहरी इच्छाओं को न देखने दो। अध्याय 614। 1 साल के बाद प्रगति। पूरा 1 साल हो गया। पूरा 1 साल बिना एक रात की नींद के, बल्कि अंतहीन साधना, अभ्यास, लड़ाई और फिर से साधना का एक अथक, हमेशा निरंतर चक्र का साल। और आखिरकार वह अपने पिछले शिखर को पार करने में सक्षम हो गया था। 9 सितारा आधिपत्य शरीर कला के दूसरे सितारा स्तर, क्रोधित भगवान शरीर सितारा की साधना करने के बाद ज़ेरास की साधना अब एक शीर्ष ब्रह्मांड मूल रैंक के बराबर हो गई, जबकि पहले ज़ेरास प्रारंभिक ब्रह्मांड मूल रैंक पर था। उसने अपनी तलवार श्वास कला के 5 में से 4 रुखों का भी अभ्यास किया था और सिर्फ एक और बचा था। उसकी 9 सितारा मुट्ठी कला का भी दूसरे स्तर तक अभ्यास किया गया था, क्रोधित भगवान की मुट्ठी, जो आधिपत्य के दिल का अनुसरण करती थी। इंगर्ड बॉडी स्टार लेवल को अपने सभी स्टार ब्रीदिंग स्वॉर्ड स्टांस और 9 स्टार फिस्ट आर्ट के साथ मिलाकर वह कह सकता था कि वह सबसे अधिक संभावना स्यूडो एंडाइंग रियल्म रैंक के प्रतिद्वंद्वी होंगे। लेकिन यह एक ऐसा तथ्य था जिसकी वह पुष्टि नहीं कर सकता था, क्योंकि वह वास्तव में ऐसे शक्ति स्तर पर किसी व्यक्ति के करीब नहीं था। फिर भी 1 साल बीत चुका था और अब वह समय आ गया था कि वह उन सभी कला मैनुअल को वापस कर दे जो उसने लिए थे। 9 स्टार हेजेमनी आर्ट का तीसरा स्तर गायब था, साथ ही उसके बाद आने वाली तकनीकें भी। उन्हें संभवतः उच्च मंजिलों पर रखा गया था जो केवल आंतरिक संप्रदाय के सदस्यों के लिए सुलभ थे। इसके अलावा इस जगह के शैतानी जीव अब उसकी ताकत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। वह उनमें से लगभग सभी को खत्म करने और उनसे लड़ते रहने की उनकी इच्छा को तोड़ने में सक्षम था। अगर वह अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाना चाहता था तो उसे शैतानी जीवों का उच्च स्तर खोजना था, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए बनी छाया दमन घाटी में जाना था। अंत में सब कुछ एक ही बात की ओर इशारा कर रहा था, वह थी आंतरिक संप्रदाय का सदस्य बनना। उस जगह पर एक आखिरी नज़र डालने पर उसे एहसास हुआ कि यहाँ उसके दिन खत्म हो चुके हैं। उसने पूरे 1 साल तक हर दिन इस जगह पर बिताया था और अब वह आगे बढ़ जाएगा। हालांकि यह मज़ेदार है कि शक्ति क्या कर सकती है। जब मैं यहाँ आया था तो मैं अपनी दुम दबाकर भाग जाता था। अगर उन शैतानों ने मुझे देख लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ और उनमें से कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, सभी अपनी दुनिया में वापस भाग गए हैं। इससे पता चलता है कि मेरा रास्ता सही है, शक्ति चाहने का मेरा रास्ता। एक दिन अगर मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो मेरी सारी समस्याएं ऐसी ही होंगी। सभी भाग रहे थे और मुझसे दूर छिप रहे थे। ज़ेरास ने खुद को आश्वस्त किया क्योंकि उसकी डोरी गायब हो गई और उसने अपने हाथों में कार्ड को कुचल दिया, तुरंत उस जगह से गायब हो गया।
तुम वापस आ गए। शैडो ऑपरेशन वैली से पहले हमेशा निगरानी रखने वाले 2 गार्डों की हल्की सी उत्साहित आवाज ने जेरास को देखते हुए कहा, जो धीरे धीरे भंवर से बाहर निकल रहा था। वे दोनों जुड़वां भाई थे, यांग जी और यांग मी। भले ही वे सभी गली के गलत साइड से शुरू हुए थे, दोनों ने जेरास को कमतर आंका था और कहा था कि जिस दिन उसकी किस्मत खत्म हो जाएगी वह अपने शरीर के अंग खो देगा। वे ही जेरास के विकास के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। हर बार जब वह पोर्टल से बाहर निकलता तो वे भी अंदर जाकर जांच करते और वे देख सकते थे कि शैतानों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हर सुबह जेरास से मिलने के अंतहीन दिनों ने आखिरकार उनके बीच इतना बंधन बना दिया कि वे अब उसे गाली नहीं देते या कमतर नहीं आंकते। आखिरकार वे एक दूसरे से परिचित हो गए, भले ही यह छोटी मोटी गपशप और साधारण अभिवादन के अलावा कुछ भी न हो। हर बार मिलने पर वे जेरास को और भी मजबूत होते देख सकते थे, जब तक कि उन्हें खुद ये पक्का एहसास नहीं हो गया कि अब वह ताकत के मामले में उनसे कहीं आगे निकल चुका है। संप्रदाय में सम्मान और पदानुक्रम के लिए ताकत ही मानदंड है, इसलिए उन्होंने हार मान ली और इसके बजाय उस युवक के लिए सम्मान का निर्माण किया। लेकिन जेरास को वास्तव में सम्मान और इस सब की परवाह नहीं थी। भले ही वे उसके पीछे और उसके सामने उसका मजाक उड़ाते और गपशप करते रहें, फिर भी वह मुस्कुराता और बस अपने रास्ते पर चला जाता। अब से कुछ सालों में ही उसकी मौत से जंग होने वाली थी। उसके पास किसी की उसके बारे में बेकार की राय की परवाह करने का समय कब था? जैसा कि मैं हमेशा से रहा हूं, जेरास ने बाहरी सांप्रदायिक क्षेत्र में जाने से पहले सिर हिलाकर जवाब दिया, और जुड़वां भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फिर वे दोनों भंवर में भाग गए। उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने केवल एक खाली, उजाड़ युद्ध क्षेत्र और टूटे हुए क्षेत्र देखे, जो किसी प्रकार की अनियंत्रित शक्ति के शक्तिशाली अवशिष्ट आभा से भरे हुए थे। उसने वाकई उन सभी को मिटा दिया, लेकिन इतना ही नहीं, उसने उन्हें वापस उनकी दुनिया में भेज दिया। यांग मी ने स्पष्ट आश्चर्य में कहा, मुझे लगा कि वे कहते हैं कि शैतानों को डर नहीं लगता। फिर वे कैसे पीछे हट गए? ये केवल इसकी पुष्टि करता है, यांग जी। ताकत के सामने तब सभी चीजें वास्तव में झुक जाएंगी। मैं इन पागल शैतानों के दिलों में डर पैदा करने वाले केवल आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 10 शिष्यों और सभी मुख्य संप्रदाय के सदस्यों को देखता हूं। अभी मैं कहूंगा कि वह आंतरिक संप्रदाय का सदस्य बनने के योग्य है। बुजुर्ग भी उसकी ताकत के बारे में जानते हैं। उनमें से कुछ लोग हर महीने उसके जाने के बाद उसकी वृद्धि की जांच करने के लिए यहां आते हैं, लेकिन वे अजीब तरह से चुप रहे हैं और उसे निमंत्रण देने से इनकार कर दिया है, जबकि उन्हें पता है कि वह अब योग्य है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल सही पल की तरह। वे जो भी योजना बना रहे हैं, यह अच्छा नहीं हो सकता। बॉस की जय हो। ये दहाड़ किसी और की नहीं बल्कि कंजी की थी, जो दूर से उसके पास दौड़ा आया और उसके चेहरे पर बेशर्मी और चाटुकारिता भरी मुस्कान थी। वह युवक अब भी पहले की तरह ही तेज था, पूरे साल में उसने चर्बी का एक टुकड़ा भी नहीं काटा था। लेकिन अजीब बात यह है कि वह फ्लफी का साथी बन गया था। अध्याय 615, आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने के तरीके। म्याओ, फ्लफी ने कहा और जल्दी से उछलकर जेरास की छाती में कूद गया। जेरास ने उसे अपने जबड़े के नीचे हल्के से रगड़ा, जिससे वह अपनी पसंदीदा खर्राटे की आवाज निकाल रहा था। अभी फ्लफी अपने पिछले छोटे रूप से एक छोटे बाघ शावक के आकार का हो गया था, लेकिन जेरास जानता था कि फ्लफी एक धोखेबाज है। उसने चुपके से जंगल में खेलते हुए फ्लफी को 2 मीटर लंबे विशालकाय बाघ में बदलते देखा था। लेकिन जैसे ही उसने जेरास को सुना, वह जल्दी से फिर से एक शावक में बदल गया और फिर उसकी ओर दौड़ पड़ा। शरारती बिल्ली उससे अपना असली रूप छिपा रही थी, और जेरास ने भी ऐसा दिखावा किया जैसे उसे यह पता ही न हो। दिन कैसा बीता, बॉस? आशा है कि आपने कोई शरीर का अंक नहीं खोया होगा, कंजी ने जोर से हंसते हुए कहा, और जेरास खुद भी जोर से मुस्कुराया। हर दिन वे 1 साल पहले की घटना का मजाक उड़ाने को अपना काम बनाने की कोशिश करते थे। ये तो कह दिया, कंजी, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात पूछनी है। मैं पहले से ही जानता हूँ, बॉस, कंजी ने जवाब दिया जब वे अपने पहाड़ी निवास की ओर चल पड़े। ओह सच में? हाँ, लगभग हर बाहरी संप्रदाय का शिष्य भी इसे जानता है, और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य इसे सूंघ सकते हैं। तुम आंतरिक संप्रदाय के सदस्यों में शामिल होना चाहते हो, है न? कंजी ने उससे पूछा, लगभग ऐसे जैसे कि वह उसके मन को पढ़ सकता हो। लगता है कि कुछ ऐसे शब्द निकल रहे होंगे जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। जेरास ने सोचा और कंजी ने सिर हिलाया। आप बहुत व्यस्त रहे हैं, बॉस। गपशप पर ध्यान देने में बहुत व्यस्त। आप जानते हैं, आमतौर पर बाहरी संप्रदाय के सदस्य के लिए आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने का सबसे आम तरीका निमंत्रण प्राप्त करना है। एक निमंत्रण? जेरास ने चौंककर पूछा और उसने भौहें सिकुड़ते हुए कंजी को देखा। हाँ बॉस, सम्मान का निमंत्रण। ऐसा लग सकता है कि बाहरी संप्रदाय के शिष्य पूरे दिन संप्रदाय के लिए ही काम करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ विशेष बुजुर्ग हैं जिन्हें हम सभी पर नजर रखने और हमारी ताकत और क्षमता में वृद्धि को देखने के लिए रखा गया है।
कभी कभी बाहरी संप्रदाय के किसी सदस्य की ताकत और क्षमता में वृद्धि देखी जाती है और उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये सम्मान की सर्वोच्च कृपा है जिसे बाहरी संप्रदाय प्राप्त कर सकता है, बॉस। ये शिष्य की प्रतिभा के लिए संप्रदाय की मान्यता को दर्शाता है। लेकिन आपका मामला थोड़ा विशेष है, बॉस, कंजी ने कहा। और मेरा मामला किस तरह से विशेष है? सच तो यह है कि सभी ने आपके कृत्य को देखा था। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले आप शैडो ऑपरेशन वैली जाते हैं। फिर आप एक भी निशान के साथ बाहर आते हैं। यदि आप पूरे 7 घंटे लड़ रहे थे तो निश्चित रूप से आपको कम से कम अपने कपड़े खुरदरे करने चाहिए थे। इसका मतलब है कि आप हर समय लड़ नहीं रहे हैं, बॉस, बल्कि वास्तव में या तो आराम कर रहे हैं या कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरा विकल्प सत्य के अधिक निकट होगा, क्योंकि एक बार जब आप छाया दमन घाटी से आ जाते हैं तो आप अपने पर्वत निवास पर जाते हैं और सुबह होने तक पूरे समय की साधना करते हैं। और फिर भोर की पहली झलक में आप तुरंत छाया दमन घाटी में वापस लौट आते हैं। चक्र निरंतर चलता रहता है। हर कोई जानता है कि आपकी शक्ति में निस्संदेह तेजी से सुधार होगा और उन्होंने आपको ब्रह्मांडीय रैंक से आकाशगंगा रैंक तक, छद्म ब्रह्मांड रैंक तक और फिर ब्रह्मांड रैंक तक चढ़ते देखा है। और अब मैं इसे और नहीं देख सकता। एक ही वर्ष में इतने सारे साधना चरणों को पार करने के लिए और इतनी अथक मेहनत के साथ आप निमंत्रण प्राप्त करने के योग्य हैं। जब से आप 3 महीने के ऐसे शेड्यूल पर चलते रहे हैं, आपको एक निमंत्रण भेजा जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल बीत गया और सभी बुजुर्ग चुप हैं और कोई भी निमंत्रण नहीं भेजता है। यह एक संकेत है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, बॉस। लगभग ऐसा लगता है कि आप बुजुर्गों की आंखों को खुश नहीं करते हैं। और अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम एक बदमाश हो जिसने मुझसे झूठ बोला कि तुम एल्डन अरेल के छोटे भाई हो, कंजी ने कहा, और जेरास का सिर लाल हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जेरास का इतिहास आखिरकार सामने आ गया और कंजी को आखिरकार पता चला कि वह किसी एल्डर की बहन या किसी और एल्डर की बहन नहीं है, बल्कि एक कमीना, झूठा और ढोंगी है। हैरानी की बात यह है कि हालांकि मोटे को इस तथ्य से कोई खास परेशानी नहीं हुई और उसके झूठ को पकड़ने के बाद भी वह उसे यंग मास्टर जेरास ही कहता रहा। यह एक कारण था जिसके बारे में जेरास को बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, बॉस, क्या आपने, मुझे नहीं पता, किसी बड़े को नाराज किया है? एक भी बड़ा दूसरे बड़े को आपको निमंत्रण न देने से नहीं रोक सकता, इसलिए आपने किसी बहुत बड़े व्यक्ति को नाराज किया होगा। तो क्या आपने किसी बड़े बड़े को बहुत बुरी तरह से नाराज किया है, बॉस? केंजी ने पूछा। जेरास की आंखों में चमक आ गई, उसके दिमाग में बड़े बड़े सेलेस्टीन की यादें कौंधने लगीं। क्या बिना निमंत्रण के शामिल होने का कोई और तरीका है, केंजी? जेरास ने पूछा, केंजी की भौहें सिकुड़ने पर सवाल से बचते हुए। सिर्फ एक और तरीका है, बॉस, उसने उसे जवाब दिया, लेकिन उसका हाव भाव उतना अच्छा नहीं था। और वह क्या है? ये लोकप्रिय परीक्षा देकर होता है। योग्यता की परीक्षा, संप्रदाय के बड़े बड़े लोगों द्वारा स्थापित। अगर किसी बाहरी संप्रदाय के शिष्य को लगता है कि वह आंतरिक संप्रदाय का सदस्य बनने के योग्य है, तो वह परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा, बॉस। क्यों? क्योंकि परीक्षा देना सभी बुजुर्गों को आपकी प्रतिभा पर ध्यान न देने के लिए अंधा कहना है। ये संप्रदाय के सभी बुजुर्गों के चेहरे पर एक तमाचा है, और जबकि कुछ बेशर्म लोगों ने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की है, उनमें से कोई भी कभी पास नहीं हुआ। बुजुर्ग नहीं चाहेंगे कि आप सही हों, इसलिए निष्पक्षता वास्तव में मौजूद नहीं है। यदि आप परीक्षा पास करते हैं तो आप एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन जाते हैं, और आप उनके बीच एक बहिष्कृत व्यक्ति की तरह होंगे, क्योंकि आप उन लोगों से नफरत करेंगे जिनके गुरु बुजुर्ग हैं और जिनका आपने उपहास किया है, और आप खुद बुजुर्गों के गुस्से का शिकार होंगे। यदि आप हार जाते हैं और परीक्षा देते समय मरते नहीं हैं, तो आप कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, और आपको बड़ों द्वारा निशाना बनाया जाएगा, और आपका कार्यभार 2 गुना हो जाएगा जब तक कि आप अंततः हार नहीं मान लेते। दोनों परिणाम एक नकारात्मक अंत की ओर ले जाते हैं जो व्यक्ति की छवि को नष्ट कर देगा। अध्याय 616, शर्मनाक रास्ते पर चलना। मुझे बताओ, कंजी, कोई दूसरे रास्ते पर कैसे चलता है? तुम्हारे शब्दों के अनुसार शर्मनाक रास्ता बहुत आसान है। बस आंतरिक सांप्रदायिक क्षेत्र में जाओ और दूर के छोर पर घंटी बजाओ। रुको, क्या? कंजी ने चौंक कर पूछा। उसका दिमाग आखिरकार जेरास के शब्दों को समझने में सक्षम हो गया, क्योंकि जेरास ने अपने पहाड़ी निवास पर जाने से पहले उसके कंधे पर 2 बार थपथपाया। सुझावों के लिए धन्यवाद, मेरे वफादार जनरल, जेरास ने दूर से उसे हाथ हिलाते हुए कहा, जबकि उसकी पीठ तेजी से दूर की ओर गायब हो गई। मैंने अभी क्या किया? कंजी ने खुद से चौंक कर पूछा, क्योंकि वह चुपचाप देख रहा था कि जेरास निगलने और अपने गुफा निवास में प्रवेश करने से पहले कहां से चला गया था। घनी अंधेरी रात के बीच में पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक आकृति बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें शांत थीं क्योंकि वह दूर की घुमावदार धारा को देख रहा था। तो यही तो वे सब योजना बना रहे हैं, है न?
मेरे लिए आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने का शर्मनाक तरीका अपनाना, ताकि मैं सभी बुजुर्गों और शेष आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की नाराजगी का पात्र बनूं। ज़ेरास ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ सोचा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने के लिए किसी तरह का निमंत्रण मिलना चाहिए था, न ही उसके दिमाग में आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने का विचार आया था। उसे अभी ऐसा करने की ज़रूरत थी क्योंकि उसने अपने मैनुअल में शिखर हासिल कर लिया था और उसे अगले स्तर के मैनुअल इकट्ठा करने के लिए मार्शल गॉड हॉल की ऊपरी मंजिलों तक पहुंच प्राप्त करनी होगी। उसे आंतरिक संप्रदाय क्षेत्र में रहने वालों के लिए शैडो ऑपरेशन वैली तक पहुंच की भी ज़रूरत थी। केवल अब उसे पता चला कि कुछ बुजुर्गों द्वारा उसे निशाना बनाने की साजिश चल रही थी, और वह इतना मूर्ख था कि उसे नहीं पता था कि यह संभवतः ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन और संभवतः वे दो अन्य थे। और अगर उसे ठीक से याद है तो उसने वेगेक्स को भी नाराज किया था, जिसे उसने एक दिन सबसे क्रूर तरीके से मारने का वादा किया था, और वेगेक्स के पिता भी एक ग्रैंड एल्डर थे। 4 ग्रैंड एल्डर्स को वह आंखों को अच्छा नहीं लगा। उन सभी के पास इतनी शक्ति है कि वे सभी एल्डर्स को नियंत्रित कर सकते हैं कि वे उसे निमंत्रण कार्ड न दें। कितना बेवकूफ़! उन्होंने मेरे आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने के इरादे को गलत समझा। मुझे आंतरिक संप्रदाय होने या न होने की परवाह नहीं है। अगर मैं मार्शल गॉड हॉल के उच्चतम स्तरों और आंतरिक संप्रदाय क्षेत्र शैडो ऑपरेशन वैली तक पहुंच सकता, जबकि अभी भी एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य हूं, तो मैं आंतरिक संप्रदाय पर बिल्कुल भी विचार नहीं करूंगा, ज़ेरास ने खुद से बड़बड़ाया। मेरा मौत से युद्ध चल रहा है और मेरे पास अब केवल 2 साल हैं। मेरे पास कुछ बेवकूफ़ी भरे छोटे मोटे संप्रदाय संघर्षों के लिए समय नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने बेकार अहंकार जैसी मूर्खतापूर्ण बात के कारण मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करता है, तो मैं उससे वह मूर्खता दूर कर दूंगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ूंगा, ज़ेरास ने कहा। उसकी आंखों में एक चांदी जैसी चमक चमक उठी। उससे एक अलौकिक आभा निकल रही थी, जिससे उसके नीचे बह रही धारा रुक गई और हवा भी रुक गई। लेकिन 5 सेकंड के बाद सब कुछ फिर से शुरू हो गया, जब उसने अपनी आभा वापस ले ली और एक गहरी सांस ली। तुरंत विशाल वलय एक बार फिर हवा में दिखाई दिया। आकाश में तारों की रोशनी उसके शरीर पर एकत्रित हो गई, क्योंकि वह अपनी रात्रि साधना शुरू कर रहा था, जब तक कि सुबह का सूरज एक बार फिर से नहीं निकल आया। ज़ेरास की सुबह। बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य बहुत जल्दी उठते हैं, ऊर्जा से भरे हुए, क्योंकि वे सभी बाहरी संप्रदाय क्षेत्र के नए नायक को उसके साहसिक कार्य के लिए जाते हुए देखना चाहते थे। लेकिन आज उन्हें पता चला कि वह युवक ठीक उसी समय नहीं गुजरा जिस समय वह 300 से अधिक दिनों से हमेशा गुजरता था। तुरंत ही आज के दिन की अफवाहें पूरे संप्रदाय के परिसर में फैल गईं, क्योंकि बाहरी संप्रदाय के सभी छात्र अपने घरों में ही रहे और उनमें से कोई भी अपने काम पर नहीं गया। सूरज के क्षितिज पर दिखाई देने के तुरंत बाद ज़ेरास ने जो पहला काम किया, वह था पहाड़ की चोटी से नीचे कूदना और तुरंत मार्शल गॉड हॉल की ओर भागना। संप्रदाय के नियमों के अनुसार विभिन्न मैनुअल और युद्ध कलाओं को 1 वर्ष के कब्जे के बाद वापस करना चाहिए, और आज का दिन वर्ष बन जाता है। संप्रदाय के नियम को तोड़ने से बचने के लिए, जिसका उस पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता था, वह सबसे पहले मार्शल गॉड हॉल की ओर बढ़ा। आश्चर्य की बात नहीं है कि अंदर लगभग कोई नहीं था, क्योंकि कोई भी इतनी जल्दी उस जगह पर नहीं आता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ज़ेरास अभी भी अपने बगल में गंदे दाढ़ी वाले बुजुर्ग और उनकी अजीब बोतल को देख सकता था। ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ 1 मिनट पहले ही आया हूँ, ज़ेरास ने खुद से सोचा जब वह बुजुर्ग के सामने पहुंचा, जिसकी पूरी मेज पर लार टपक रही थी। एक बार फिर उसे जगाने के बजाय ज़ेरास ने बस बोतल की ओर अपने हाथ बढ़ाए, क्योंकि आदमी ने सहजता से बोतल को उसके हाथ से दूर कर दिया। अब अपना सिर ऊपर उठाया। ये फिर से खूनी है, अब इस बार तुम क्या चाहते हो? बुजुर्ग ने एक क्रोधी भाव के साथ कहा, जबकि ज़ेरास बेशर्मी से मुस्कुराया और तीनों मैनुअल उसके सामने रख दिए। मैं इन्हें वापस करने की योजना बना रहा हूँ, उसने कहा। जब आदमी ने मैनुअल को देखा, अपनी आंखें घुमाना चाहता था, लेकिन ज़ेरास की ओर मुड़ने से पहले मैनुअल कवर को ध्यान से देखते हुए रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या आपने इन मैनुअल को उनके चरम तक विकसित किया है? उसने पूछा, क्योंकि ज़ेरास आदमी की अचानक जीवंतता को देखकर भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने उसे जवाब दिया, हाँ, हालांकि 9 सितारा हेगमोन कला के केवल 2 चरण हैं, उजाड़ सितारा शरीर और क्रोधित अवज्ञाकारी सितारा शरीर। ये 2 ही चरण हैं, और मैंने उनका अभ्यास पहले ही कर लिया है, ज़ेरास ने कहा, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और उन्हें एक बार फिर खोला, लेकिन इस बार वे बिल्कुल काले थे, जिनमें 2 तारे घूम रहे थे। वह सितारों को देखकर बुजुर्ग की आंखों में जो झटका लगा, उसे देख सकता था, और ज़ेरास ने अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर ली और फिर उन्हें खोला क्योंकि तारे गायब हो गए थे। क्या आप निषिद्ध कला का अभ्यास करने में सक्षम थे? अध्याय 617 घंटी बजाना। सौभाग्य से ज़ेरास ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया जिसने उसे संदेह से देखा, फिर शेष 2 कलाओं की ओर मुड़ गया। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि चूंकि आप 9 सितारा आधिपत्य कला को विकसित करने में कामयाब रहे हैं, इसलिए आपको 9 सितारा मुट्ठी कला को विकसित करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? उसने पूछा और ज़ेरास ने सिर हिलाया। इसके अलावा वह भी अधूरा है।
केवल आधिपत्य का हृदय और क्रोधित ईश्वर की मुट्ठी है। बाकी सब गायब हैं। जेरास ने जोर से सोचा, जब आदमी ने आखिरी वाले की ओर मुड़ने से पहले सिर हिलाया। और ये स्टार स्वॉर्ड मैनुअल एक एस्ट्रल आधारित तकनीक है जिसमें कुल 5 तकनीकें हैं। पहली है मेलोडी ऑफ स्वीट ड्रीम्स, दूसरी है टेम्पेस्ट ऑफ द स्टार फॉर्म, तीसरी है पिलर ऑफ स्प्रिंकलिंग डस्ट, चौथी है केज ऑफ स्टारलाइट। लेकिन मुझे अभी 5वीं का अभ्यास करना है। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, जेरास ने कहा जब बुजुर्ग ने सिर हिलाया। ये पहले से ही सराहनीय है कि आप 1 साल में चौथे चरण तक पहुंच सकते हैं। फिर आप इसे अपने साथ वापस ले जा सकते हैं और 2 महीने में इसे मेरे पास वापस ला सकते हैं। इससे आपको तकनीक का पूरी तरह से अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, आदमी ने कहा और उसने एक मैनुअल उसे वापस कर दिया और जेरास के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल गई। 9 सितारा मैनुअल के बाद के चरण केवल ऊपरी मंजिलों पर हैं। आप उन जगहों को तब तक नहीं छू सकते जब तक कि आप एक आंतरिक संप्रदाय के सदस्य न हो, बुजुर्ग ने कहा, जबकि जेरस की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने सिर हिलाया। कम से कम उसे पता था कि अन्य मैनुअल सिर्फ ऊपरी मंजिलों पर हैं। अगर वे कैंगू ब्रह्मांड में होते तो ये सिर दर्द होता और उसकी साधना रुक जाती। उसे बस परीक्षा देनी थी और एक आंतरिक संप्रदाय का सदस्य बनना था। फिर वह वापस आकर तकनीकों के अन्य मैनुअल प्राप्त करेगा। तकनीकों के लिए धन्यवाद बूढ़े आदमी। मैं जल्द ही उच्च मैनुअल की जांच करने के लिए वापस आऊंगा, जेरस ने कहा और तुरंत बाहर निकलने की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा झुककर प्रणाम किया। तुम अंदर जाने के लिए घंटी बजाने की योजना बना रहे हो, है न? बूढ़े आदमी ने अचानक कहा, जब जेरस मार्शल गॉड हॉल से बाहर निकलने से बस एक कदम दूर रुका। हाँ, यही मेरा एकमात्र मौका है, जेरास ने उत्तर दिया। तो पूरी ताकत से आगे बढ़ो, या फिर तुम हार जाओगे और गिर जाओगे हमेशा के लिए। उस आदमी ने उससे कहा। जेरास की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन जल्द ही यह ठीक हो गई क्योंकि उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी। धन्यवाद बूढ़े आदमी, जेरास ने उसे उत्तर दिया और फिर वह हॉल से बाहर चला गया। एक खून जो वह सब कर सकता है जो निषिद्ध है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि वह नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा, खड़े होने से पहले अपनी दाढ़ी को रगड़ते हुए और मैनुअल वापस करने के लिए कांस्य द्वार की ओर चलते हुए। अपने हर कदम पर दृढ़ विश्वास और ब्लेड की तरह तेज आंखों के साथ वह इनसेक्ट के सदस्यों के बड़े द्वार में प्रवेश कर गया। उसकी आंखें उस बड़ी घंटी पर टिकी हुई थीं जिसे वह पहले से ही सबसे दूर देख सकता था। वाल्जिंग इनसेक्ट्स के समूह में वह आसानी से पहचाना जा सकता था, मुख्य रूप से उसकी वर्दी की वजह से जो स्पष्ट रूप से एक इनसेक्ट की थी। फिर भी उसके चारों ओर की आभा की हवा ने उन्हें आसानी से अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि वह वास्तव में कौन था और वह वास्तव में कौन हो सकता है। इस बात के मात्र तर्क ने उनके दिलों को थोड़ा सा धड़का दिया क्योंकि वे सभी उसे देखने के लिए मुड़े, धीरे धीरे दूर की ओर गायब हो गए। उनके कदमों में कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। घंटी से 50 मीटर से भी कम दूरी पर जेरास को 2 इनसेक्ट के शिष्य मिले जिन्होंने उसका रास्ता रोक दिया। संभवतः वे गार्ड के रूप में काम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने हाथ बढ़ाकर उसे रुकने का संकेत दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधा हो गया था क्योंकि वह आगे बढ़ता जा रहा था। हम आपको संप्रदाय के नाम पर रुकने का आदेश देते हैं। जब जेरास उनसे लगभग 5 मीटर दूर आया तो वे दोनों दहाड़ उठे, लेकिन वह दूरी जल्द ही घटकर 4 और फिर 2 हो गई और फिर उनसे कुछ सेंटीमीटर दूर रह गई। मेरे रास्ते से हट जाओ। फुसफुसाहट इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती थी, लेकिन 2 आंतरिक संप्रदायों ने अपने शरीर के भीतर एक हिंसक धड़कन महसूस की क्योंकि वे तुरंत एक तरफ हट गए। काय, जेरास ने अपने दिमाग में सोचा। अधिकांश आंतरिक संप्रदाय मूल रूप से दिन भर हुक्म चलाने के अलावा कुछ नहीं करते, एक जगह पर खड़े रहते हैं जहां वे किसी ऐसे स्थान के लिए कुछ महत्वपूर्ण रक्षकों की तरह काम करते हैं जिस पर कभी छापा नहीं मारा जाएगा। उनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था, और अगर उनके पास था भी तो आखिरी बार कब उनके बीच जीवन मरण की असली लड़ाई हुई थी। वे बड़े और सब कुछ दिखते हैं, लेकिन केवल श्रद्धेय 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के नाम से ही कांपते हैं। जब वे वास्तव में किसी मजबूत व्यक्ति से मिलते हैं तो उनका आंतरिक स्वभाव प्रकट हो जाता है और कोई उन्हें एक बिल्ली के सामने चूहों की तरह भागते हुए देख सकता है। घंटी से सिर्फ 1 इंच पहले खड़े होकर वह विभिन्न रून देख सकता था जो इसकी सतह पर फैले हुए थे, एक प्राचीन आभा से भरे हुए थे, और तुरंत जेरास ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया। रून उसकी त्वचा पर चमक रहे थे, इससे पहले कि वह हिंसक रूप से नीचे खींचता। घंटी बजने की एक तेज आवाज, उसके बाद सुनहरी ऊर्जा की एक शानदार लहर पूरे आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष पर फैल गई, और एक बार फिर ऊर्जा की एक और लहर बाहर की ओर उठी। आंतरिक संप्रदाय क्षेत्र से आगे बढ़कर बाहरी संप्रदाय के सबसे दूर के क्षेत्र तक पहुंच गई। और एक आखिरी बार रिंग जेरस ने खींचा क्योंकि इस बार लहर ने पूरे संप्रदाय को कवर कर लिया। उसके बाद घंटी से निकलने वाली सुनहरी ऊर्जा का एक स्तंभ आकाश को चीरता हुआ निकल गया। क्या हो रहा है?
किसी ने घंटी बजाई। आंतरिक संप्रदाय और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की विभिन्न बड़बड़ाहटें गूंज उठीं जब उन्होंने आकाश में मौजूद सुनहरी धारियों को देखा, लेकिन बुजुर्गों के क्षेत्र के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था क्योंकि विभिन्न आभाएं आकाश में फैल गईं और बुजुर्गों ने समुद्र की तरह आकाश को ढंक लिया। उनकी आंखें आकाश में सुनहरी लहरों को देख रही थीं। वह आखिरकार वह लेने आया है जो उसका है। अध्याय 618 बुजुर्गों का उदय। आखिरकार अधीर हो गए, है न? बस समय आ गया है। बर्फीले सिंहासन कक्ष में कोमल स्त्री की आवाज गूंजी। जब वह धीरे धीरे अपनी भव्य सीट से उठी, उसके बहते हुए सफेद वस्त्र और बाल उसके पीछे लटक रहे थे जो नीचे जमीन पर बर्फीले निशान छोड़ रहे थे। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन थी, जिसकी आंखें प्राचीन समुद्र की तरह शांत थीं। उसके सामने भव्य बर्फ का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला। जब वह गेट से बाहर निकली, उसके चारों ओर के पहरेदार पूर्ण सम्मान में घुटने टेक दिए, इससे पहले कि वह अपनी आंखें आसमान में सुनहरे खंभे की ओर ऊपर की ओर घुमाए। तुरंत उसके ठीक एक कदम की दूरी से सफेद बर्फ के कदम उभरे और तेजी से दूर की सुनहरी ऊर्जा की ओर मुड़े। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे धीरे अलौकिक आकर्षण के साथ चढ़ना शुरू किया। लेकिन वह जागृत होने वाली एकमात्र ग्रैंड एल्डर नहीं थी। तुम्हें यकीन है कि वह वही है, वेगा? ग्रैंड एल्डर फ्लेमिंग हॉट, लगभग 2 मीटर की ऊंचाई का एक दुबला पतला आदमी जो लाल रंग के लबादे पहने हुए था, जो आग की लपटों से भरा हुआ लग रहा था, ने पूछा। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। वह अपने जलते हुए लावा पहाड़ के सामने खड़ा था। उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा वेगा था, जिसने मार्शल गॉड हॉल में फ्लफी को धमकाया था। इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछले साल की उसकी उपलब्धियां आंतरिक और बाहरी दोनों संप्रदायों में छोटी छोटी गपशप का स्रोत बन गई हैं, वेगा ने जवाब दिया। भले ही वह एक दिन में सैकड़ों साधनाएं कर ले, लेकिन जो कोई भी मेरी साधना को खतरे में डालने की हिम्मत करेगा, उसे नरक की सबसे गहरी गहराई में जलने की निंदा की जाएगी। ग्रैंड एल्डर फ्लेमिंग हॉट ने अपने बेटे वेगा के साथ जमीन से उठते हुए दृढ़ विश्वास के साथ कहा, और वे दोनों दूर तक उड़ गए। यह एक ऊंचा पहाड़ था और उस पर 2 बुजुर्ग थे जो स्पष्ट रूप से गहरे विचारों में डूबे हुए थे, जैसा कि उनकी सिकुड़ी हुई भौहें और उनकी आंखें एकदम केंद्रित थीं। उनके सामने महजोंग का खेल था, जिसने उनका सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हवा की हल्की सरसराहट को छोड़कर उस जगह पर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन जल्द ही आकाश में उड़ते ऊर्जा के एक स्तंभ ने उन्हें वापस जीवन में जगा दिया, क्योंकि वे दूरी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जहां से प्रकाश का स्तंभ निकल रहा था। अगर मैं पिछले महीनों से चल रहे अजीबोगरीब सन्नाटे और तनाव को नहीं देख पाता तो मैं चौंक जाता। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर स्वोर्डवर्थ के थे, जिन्होंने ऊर्जा के सुनहरे स्तंभ को देखा। वह थोड़ा सक्षम लग रहा था, ये देखते हुए कि उसने सेलेस्टाइन को कितना भड़काया था, और वह उसके लिए किसी भी निमंत्रण को रोकने के लिए इतनी दूर चली गई थी और उसका नाम भी जमीन के नीचे दफनाने की योजना बना रही थी। ये सेलेस्टाइन के लिए आम तौर पर बहुत अजीब है। दूसरे एल्डर, एक आदमी जिसकी गर्दन के चारों ओर एक अजीबोगरीब लाल याल था, ने जवाब दिया, और वह कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर लानहॉर्ट था। उसे हमेशा पुरुषों से परेशानी रही है, खासकर उन लोगों से जिनके दिल अभी भी जल रहे हैं। और मैं कहूँगा, युवक वास्तव में काफ़ी गर्म दिमाग वाला है। आज जो भी हो, मैं कहूँगा कि 2 गर्म दिमाग वाले लोग आखिरकार एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। तो एक खूबसूरत दिन का इंतजार है न? स्वोर्डवर्थ ने कहा, इससे पहले कि वे दोनों आसमान में उड़े और दूर चले गए। 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के प्रत्येक संप्रदाय के सदस्य को अब से 1 घंटे में दिफायर के भूले हुए अखाड़े में मिलना है। पूरे 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में एक अविश्वसनीय रूप से तेज गर्जना गूंज उठी, क्योंकि विभिन्न आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हवा में उड़ गए और बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी जल्दी से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर गए, तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्हें आदेश दिया गया था। बॉस, कंजी ने कहा, जैसे ही जेरास ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और एक मोटे व्यक्ति को मरे हुए कुत्ते की तरह सांस छोड़ते हुए अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। जेरास के सामने पहुंचकर वह घुटनों के बल गिर पड़ा, अपनी पीठ को कसकर पकड़े हुए। तो माफ करना बॉस, बस इतना ही कि पिछली बार इतनी जोर से दौड़े हुए सदियां बीत गई हैं, केंजी ने उससे कहा, जब युवक ने अपने आसपास की सारी हवा बाहर निकाल दी, इससे पहले कि वह आखिरकार खुद को संभाल पाता। मैंने अनुमान लगाया था कि तुम इस तरह से संप्रदाय में प्रवेश करोगे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि यह कैसे होता है। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है केंजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ठीक रहूंगा। यही भावना है बॉस, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि तुम ये भी नहीं जानते कि दिफायर का भूला हुआ अखाड़ा कहाँ है, और तुम्हारे पास वहां पहुंचने के लिए 1 घंटा है या नहीं, तो तुम्हारी चुनौती रद्द कर दी जाएगी और तुम्हें हमेशा के लिए आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हो, जेरस ऐसे कानून पर भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। उसे वास्तव में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इस तरफ बॉस, जल्दी से, कांजी ने कहा, जैसे ही वह तेजी से दूर की ओर भागा, जो जेरस के लिए कछुए से भी धीमी नहीं होगी। फिर कंजी ने अचानक महसूस किया कि एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया, और फिर एक पल में
कंजी ने चौंक कर चिल्लाया। जैसे ही उसे उठाया गया उसका सिर घूम रहा था और दुनिया उसके लिए धुंधली हो गई। बॉस, आप इतनी तेजी से कैसे चल सकते हैं? आप लगभग यूनिकॉर्नोरस जितने तेज हैं, कंजी ने घोषणा की और जेरस ने उसे जवाब दिया। सरल, पूरे दिन महिलाओं के बारे में सपने देखने के बजाय प्रशिक्षण में अधिक समय बिताकर और हर सुबह एक चमत्कार के लिए प्रार्थना न करके जो सदियों तक कभी नहीं होगा। आपकी उन प्रार्थनाओं के प्रति आपकी भक्ति मुझे चकित करती है, कंजी, जेरस ने उसे जवाब दिया, जिस पर कंजी बुरी तरह शर्मा गया। और सच में, जेरस उस युवक से वाकई चकित था। पूरे साल के दौरान जब भी जेरास सुबह कंजी के दरवाजे के पास से गुजरता तो उसे हमेशा उस अजीब प्रार्थना की आवाज़ सुनाई देती, और यह पूरे साल लगातार होती रही, लगभग एक टूटी हुई कैसेट की तरह जो लगातार बजती रहती है। आप मुझे ऐसे व्यक्ति नहीं लगते जो अपनी सारी प्रसिद्धि और छवि को जोखिम में डाल रहे हैं, बॉस, कंजी ने अपने शांत और सामान्य व्यवहार को दर्शाते हुए कहा। क्योंकि प्रसिद्धि और छवि मायने नहीं रखती, कंजी। सिर्फ इतना मायने रखता है कि मेरा समय सीमित है और मुझे अभी साधना करनी चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। अध्याय 619, गर्मागरम बहस। केंजी को वास्तव में उसे उस जगह के इर्द गिर्द निर्देशित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विभिन्न छात्र मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड की तरह एक विशेष स्थान की ओर उमड़ पड़े थे। पूरे क्षेत्र को कवर करने वाले संप्रदायों के हरे घास के मैदान धीरे धीरे फीके पड़ गए और उनकी जगह एक उजाड़ पहाड़ी ने ले ली, जिसमें ब्लेड के निशान और विभिन्न अजीब जीवों के झुलसे हुए अवशेष थे। वे जितने गहरे गए, वह आखिरकार तथाकथित एरेना को देख पाया। यह एक विशाल गोलाकार क्षेत्र था जो काले क्रिस्टल से बना था, और उस पर लाल रंग के छींटे, जो सूखे खून की तरह दिखते थे, देखे जा सकते थे। वे पिछले चुनौती देने वालों के न पहुंचे गए खून हैं। संप्रदाय ने इसे वहां इसलिए छोड़ा था ताकि सभी को याद दिलाया जा सके कि संप्रदाय को चुनौती देने वालों का क्या हश्र होता है, और उन लोगों पर हमेशा के लिए दाग लग जाता है जिनका खून उस पर रह जाता है, केंजी ने उसे समझाया। जेरास की उदासीन आंखें खून के सूखे हुए धब्बे को देख रही थीं, और उसे सिर्फ गुस्सा आ रहा था। वे बाहरी संप्रदाय बिल्कुल उसके जैसे थे, अपनी क्षमता पर भरोसा रखते थे और मानते थे कि वे और भी बड़ी चीज़ों के हकदार हैं। खड़े होकर दुनिया को अपने विश्वास के बारे में बताना कुछ ऐसा था जो आंतरिक संप्रदायों के काये कमीनों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपने साहस के लिए क्या कमाया? उनका खून दीवारों पर छलक रहा था ताकि जो लोग कभी ऐसा करेंगे उन्हें याद दिला सके कि उनके साहस पर विश्वास करने वालों का यही हश्र होता है। इससे संप्रदाय के सदस्यों के दिलों में श्रद्धा कैसे पैदा होगी? इससे उसके और उन सभी के दिलों में नफरत ही पैदा होगी जिनके दिल में थोड़ी भी हिम्मत थी। यह आखिरी बार होगा जब इस अखाड़े का इस्तेमाल किया जाएगा, जेरास ने अखाड़े के ऊपर पहुंचते ही खुद से वादा किया। अब जाकर वह सूखे हुए खून को देख पाया। यह युद्ध के मंच के ऊपर बड़ी मात्रा में बिखरा हुआ था, युद्ध के मंच को बनाने वाले काले क्रिस्टल पर अंकित था। कंजी को एक सीट पर गिराकर जेरास युद्ध मंच के केंद्र में उतरा, जिसे 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के हजारों लोगों ने देखा। कुछ की आंखों में श्रद्धा और भय था, मुख्य रूप से बाहरी संप्रदाय के सदस्यों की आंखों में सम्मान था, लेकिन अपने ही एक सदस्य के भाग्य के लिए चिंतित भी थे, जबकि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पर तिरस्कार के बादल छाए हुए थे, जिनमें मुख्य रूप से आंतरिक संप्रदाय की महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने अपनी घमंडी नाक उठाई, तिरस्कार में ठंडी सांस ली। उसका भाग्य अलग नहीं होगा। जमीन पर झुकते हुए जेरास ने अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों को सूखे खून पर रखा। वह उन लोगों में मौजूद इरादे को लगभग महसूस कर सकता था जिनका खून मंच पर बहाया गया था। वह उनके दर्द और गुस्से की दहाड़ को महसूस कर सकता था, क्योंकि वे अपने स्तर से कहीं ज्यादा विरोधियों का सामना कर रहे थे। विनाशकारी शक्ति से भरी तीक्ष्ण ब्लेडों को उनके शरीर में घुसाया गया, जिससे भीड़ की हुटिंग और ऊपर से देखने वाले बुजुर्गों के गरिमा में चेहरों के बीच उनका खून बह रहा था। अब यह आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने के बारे में नहीं है, जेरास ने धीरे से अपना सिर उठाते हुए फुसफुसाया। इस जगह ने अपना तर्क खो दिया है, सच्चे योद्धाओं के साहस का तिरस्कार किया है और सच्चे पुरुषों की दास्ता को बढ़ावा दिया है, जो जीवन के तरीके में बेहतर संभावना और समानता के अलावा कुछ नहीं चाहते थे। सभी लोग अपने पैरों पर खड़े होकर श्रद्धेय ग्रैंड एल्डर्स के प्रति सम्मान व्यक्त करें। उद्धरण चिन्ह। जेरास ने अपना सिर ऊपर उठाया और पाया कि मंच पर कुल 5 ग्रैंड एल्डर्स थे और उनके पीछे कुछ ही कदम की दूरी पर बुजुर्गों की कतार थी। उन सभी की नजरें जेरास की ओर मुड़ गईं, जो युद्ध के मंच पर खड़ा था। उनकी आंखें भावहीन और गरिमापूर्ण थीं, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी तरह के देवता थे जो मनुष्यों को देख रहे थे। उनमें से कुछ से जेरास परिचित था, लेकिन उसकी नज़रें उन्हें बराबरी के तौर पर देखती थीं। उनमें से हर कोई कमीना था जो बिना कुछ किए लोगों को नष्ट होते और बू करते देखता था, बस बैठकर देखता रहता था, खुद से कहता था कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, या उनकी आंखों में बेवकूफ़ी भरी दया के अलावा कुछ नहीं था, जबकि वे वास्तव में कुछ कर सकते थे। अखाड़े में सन्नाटा छा गया क्योंकि बुजुर्गों ने अपनी सही जगह ले ली। छात्रों को हाथ हिलाया जो धीरे धीरे अपनी अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। जगह इतनी शांत हो गई कि एक पिन गिरने की आवाज़ भी जोर से और साफ सुनाई देती थी। आपने चुनौती के लिए घंटी बजाए।
एक बुजुर्ग ने लगभग सवाल की तरह कहा, लेकिन जेरस बस उसे देखता रहा जैसे कि वह मूर्ख था। और जेरस के लिए वह वास्तव में मूर्ख था। अगर उसने घंटी नहीं बजाई तो वह युद्ध के मंच पर अकेला क्यों खड़ा था? एक बुजुर्ग वास्तव में कितना मूर्ख हो सकता है? आपने माना कि आप आंतरिक संप्रदाय के सदस्यों में शामिल होने और उनमें से एक के रूप में अपना सही स्थान लेने के योग्य हैं। आप मानते हैं कि उनके अंतहीन वर्षों का अभ्यास वह है जो आप सिर्फ एक साल में कर सकते हैं और यह साबित करने के लिए तैयार हैं कि प्रतिभाओं को चुनने के काम से धन्य हुए बुजुर्ग आपकी दिव्य प्रतिभा को न पहचान पाने के कारण अंधे हैं। हम लाल आंखों वाले एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, जब भीड़ में से हंसी फूट पड़ी और जेरास ने धीरे धीरे अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। मैं रीढ़विहीन और अंधे कायरों के समूह में शामिल होने से घृणा करता हूँ, नहीं कमीनों के समूह में मेरे लिए कोई उचित स्थान है। उनके अंतहीन वर्षों के अभ्यास ने योद्धा के रूप में उनके अंदर निहित साहस को कम करने के अलावा कुछ नहीं किया है और वे मूर्ख दास लड़कों में बदल गए हैं। महिलाएं सोचती हैं कि वे न केवल बेहतर हैं बल्कि पुरुषों से भी आगे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे रीढ़विहीन कायरों से वास्तव में बेहतर हो सकती हैं। जहां तक बुजुर्गों द्वारा मेरी प्रतिभा को न पहचानने की बात है, तथ्य यह है कि मैं सच्चे पुरुषों के खून से सने युद्ध के मंच पर खड़ा हूं। मेरी पीठ रीढ़ की तरह सीधी है, यहां तक कि आप जैसे दिग्गजों के दबाव में भी। यदि वे सोचते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति अभी भी शामिल होने के योग्य नहीं है, तो क्या वास्तव में उनकी नज़रें वहीं हैं जहां उन्हें होनी चाहिए? जेरास ने उत्तर दिया, उसका स्वर एक अशांत तालाब की तरह शांत था और मंच पर पूर्ण मौन छा गया। अध्याय 620 युद्ध शक्ति का परीक्षण। चुप्पी। भीड़ में एकदम खौफनाक सन्नाटा छा गया, जो पहले उस पर हंस रही थी, लेकिन जेरास के शब्दों से सब चुप हो गए। उसकी निगाहें उन विभिन्न बुजुर्गों की आंखों के सामने स्थिर रहीं, जो उस पर गुस्से से भड़के हुए थे। और ग्रैंड एल्डर फ्लेमिंग हॉट, जिसने सवाल पूछा था, हैरान था, उसे ये भी नहीं पता था कि आगे क्या कहना है। तो तुम कह रहे हो कि तुम रीढ़विहीन लड़कों और घमंडी लड़कियों के समूह के लायक नहीं हो, है न? तुमने सही सुना, जेरास ने शांति से जवाब दिया। ठीक है, केवल एक विक्षिप्त व्यक्ति ही तुम्हारे सरासर झूठ से सहमत होगा। ठीक है, यह एक चुनौती है, और इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं विक्षिप्त व्यक्ति हूँ या तुम सब अज्ञानी आत्माएं हो, जेरास ने जवाब दिया, जबकि सभी बुजुर्गों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अब यह वही हो गया था जो होना चाहिए था, और दिन की तरह स्पष्ट भी। युवक ने कहा था कि छात्र रीढ़विहीन काय हैं और बुजुर्ग अंधे हैं। अगर वह परीक्षा पास करने में सक्षम था, जो संप्रदाय के इतिहास से अब तक नहीं हुआ था, तो वह साबित कर देगा कि उसकी बात सही थी। लेकिन अगर वह अपने पूर्वजों की तरह गिर गया, तो उसका भाग्य हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। यह अब एक प्रतिभाशाली युवक के आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने की इच्छा के बारे में नहीं था। संप्रदाय की प्रतिष्ठा अब दांव पर थी। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? वे आपके लिए इसे और भी कठिन बनाने जा रहे हैं, कंजी ने कहा। अपने होंठों को जोर से काटते हुए उसने युद्ध के मंच पर जेरास को देखा। उसके हाथ घबराहट से कांप रहे थे। तो आधिकारिक तौर पर परीक्षा शुरू होने दें, ग्रैंड एल्डर सेलेस्टाइन की कोमल आवाज मंच से गूंजी जब वह मंच से जेरास को देख रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी नज़र उससे दूर रखी। देखते हैं कि तुम कब तक ऐसा कर पाते हो। आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता का पता लगाने का सबसे अच्छा और सीधा तरीका है अन्य आंतरिक संप्रदाय के सदस्यों के साथ द्वंद्व युद्ध करना। आपको आंतरिक संप्रदाय के 3 लोगों से लड़ना होगा और बिना आराम किए उन सभी को हराना होगा, तभी आप आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने के योग्य बन पाएंगे, ग्रैंड एल्डर स्वॉर्ड्सवर्थ ने कहा, जब आंतरिक संप्रदाय के सदस्यों की आंखें सदमे में उभर आईं और कंजी लगभग बेहोश हो गए। क्या पिछली परीक्षा सिर्फ आंतरिक संप्रदाय के सदस्य से द्वंद्व युद्ध करने के लिए नहीं थी? उसे 3 लोगों से द्वंद्व युद्ध क्यों करना चाहिए और बीच में आराम किए बिना? क्या यह अब भी एक परीक्षा है? बाहरी संप्रदाय के सदस्यों की फुसफुसाहट, जिनकी आंखें अन्याय पर गुस्से से चमक रही थीं, गूंज उठीं, लेकिन ये सब एक खामोश बड़बड़ाहट के अलावा कुछ नहीं था। असली सच्चे संप्रदाय के सदस्यों और बुजुर्गों के खिलाफ उनके शब्दों का कोई मतलब नहीं था। अब आप पीछे हटने का विकल्प चुन सकते हैं। आपको बस ये स्वीकार करना होगा कि आप एक विक्षिप्त व्यक्ति हैं, जिसने संप्रदाय के बारे में बकवास की है और ग्रैंड एल्डर्स के सामने झुकना है। फिर संप्रदाय आप पर दया कर सकता है और आप हार के अपने भयानक भाग्य से बच जाएंगे, और शायद इससे भी अधिक, ग्रैंड एल्डर सेलेस्टीन ने कहा, जबकि जेरास ने फुसफुसाते हुए मुस्कुराया। अधिक से अधिक स्वीकार करें, क्योंकि मैं 3 रीढ़विहीन कमीनों से डरता हूं। मैं आपके उत्तर को नहीं के रूप में लूंगा। इस आयोजन का एकमात्र नियम अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम होना है। मेरा मानना है कि एक ब्लेड की आंखें नहीं होती हैं, और इसलिए खून बहना एक संभावना से अधिक है। ग्रैंड एल्डर लायनहॉर्ट ने दावा किया कि जेरास की आंखें, हालांकि शांत थीं, एक अलौकिक प्रकाश चमक उठी। और भी अच्छा, ये समझाने के बाद आयोजन को आधिकारिक रूप से शुरू होने दें। तुम्हारा पहला प्रतिद्वंद्वी और आंतरिक संप्रदाय के सदस्य का शिष्य, किन वैंटियन, बड़े ने जोर से पुकारा,
जब एक व्यक्ति धीरे धीरे आंतरिक संप्रदाय के सदस्यों की भीड़ से ऊपर उठा और कूद गया और एक धमाके के साथ जमीन पर उतरा, जिससे पूरा मंच हिल गया। वह आश्चर्यजनक रूप से दुबला पतला आदमी था, उसका चेहरा औसत से ऊपर था और उसने संप्रदाय की वर्दी पहनी हुई थी जो आंतरिक संप्रदाय के लोगों से संबंधित थी। किन वैंटियन, सबसे तेज तलवार स्लैश तकनीक वाला आंतरिक संप्रदाय का शिष्य। मैंने सुना है कि उसने अपने विलोवी एयर स्वॉर्ड स्ट्राइक का तीसरे स्तर तक अभ्यास किया था और उसके से कम खेती के आधार वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी उसकी तलवार को रोकने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं कर सकता। और बेवकूफ़ तलवार का इस्तेमाल भी कर रहा है। बुजुर्ग स्पष्ट रूप से उसे शारीरिक रूप से बर्बाद करने से पहले उसके हथियार के दिल को कुचलना चाहते हैं। कितना शानदार! आंतरिक संप्रदाय के विभिन्न बड़बड़ाहटें गूंज उठीं जब किन वैंटियन नामक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी झुकी हुई स्थिति से उठा और अगले ही पल उसके हाथों में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी जिसमें एक हथियार दिखाई दिया, एक हरे रंग की म्यान वाली घुमावदार तलवार। किन वैंटियन की आंखें जेरास की ओर देख रही थीं, जिसके हाथ उसकी जेबों में रखे हुए थे और उसकी गहरी हरी पुतलियों में तिरस्कार की चमक थी। क्लिंक, एक कटाना की खनक की आवाज़ सुनी जा सकती थी। जब वह एक कदम पीछे हटता था, उसका शरीर जमीन पर झुक जाता था और उसका ऊपरी शरीर सीधे जेरास की स्थिति की ओर होता था। हरे आंखों वाले आदमी का आकलन करते हुए वह देख सकता था कि वह आदमी अपने रुख से अधिकतम गति से बाहर निकलने के लिए तैयार था। अपने दाहिने हाथ को कटाना की मूठ पर रखते हुए वह अच्छी तरह जानता था कि वह केवल एक ही वार कर पाएगा। चलो एक ही वार से सब खत्म हो जाए, है न? जेरास ने सोचा जब उसके हाथ तलवार की मूठ की ओर बढ़े। श्रीइंग, तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी जब जेरास ने अपने कटाना को युवक की ओर तान दिया। इतनी तेजी से मारा कि विरोधी को पता ही नहीं चला कि वे मर चुके हैं। विलोवी एयर स्वॉर्ड आर्ट, दूसरा रूप, हवा का एक ब्लेड। बूम! पूरी दुनिया कांप उठी जैसे किसी टाइटन ने जमीन पर कदम रखा हो, क्योंकि किन वैंटियन के नीचे की जमीन हवा में फट गई। धूल और बड़े पत्थरों का एक बादल उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा था, उसके लंबे हरे बाल उसके सिर पर बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे। काबूम! जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था। जब युवक जेरास की ओर तेजी से आगे बढ़ा, धूल ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। कुछ सेकंड बीत गए और आखिरकार शांति बहाल हो गई जब किन वैंटियन ने धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया और पाया कि जेरास उसकी ओर देख रहा है। उसके दोनों हाथ उसकी जेबों में थे। तुम दूसरी बार मेरी तलवार को नहीं चकमा दोगे, उसने कहा, लेकिन जब उसने कुछ गड़बड़ देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। रुको, तुम्हारी तलवार कहाँ है?